नमस्कार, मैं सोहम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को जानना है कि फसल किसे कहते हैं, फसल कितने प्रकार का होता है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, ये सब सभी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है कि फसल क्या है, तो कितने लोगों को पता है कि फसल किसे कहते हैं? कितने लोगों को पता है? बहुत बढ़िया। तो फसल किसे कहते हैं बाबू लोग? जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल। जब भी कोई चीज को हम लोग बड़े पैमाने पे उगाएंगे तो उसे फसल कहेंगे। ऐसा नहीं 4 गो मिर्च लेकर आए, 2 गो धनिया लेकर आए, उसको मिला झुला के लगा दे उसको फसल बोलेंगे, उसको फसल नहीं बोलेंगे। जब एक ही किस्म का पौधा, अगर गन्ना लगाना है तो केवल गन्ना ही लगाएं, मक्का लगाना है तो केवल मक्का ही लगाएं, धान लगाना है तो केवल धान ही लगाएं, जब बड़े पैमाने पे उगाएंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फसल बोलेंगे। तो बताओ फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। बताओ फसल कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? रबी फसल, उसके बाद जायद फसल। पहला क्या है? खरीफ फसल, रबी फसल, फिर जायद फसल। अब बताओ कितने लोगों को पता है कि खरीफ फसल किसे कहते हैं? वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कब बोया जाता है? वर्षा ऋतु में। तो काटा कब जाता है? शीत ऋतु में। उसे कौन सा फसल बोलेंगे? खरीफ फसल। वर्षा ऋतु मतलब कौन सा महीना? वर्षा ऋतु का मतलब जून जुलाई का महीना, और शीत ऋतु का मतलब अक्टूबर का महीना। मतलब वह फसल जिसे जून जुलाई के महीने में लगाया जाता है और कब? अक्टूबर के टाइम में इसे काट लिया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? खरीफ फसल बोलेंगे। जैसे में सोयाबीन हो जाएगा, कपास हो जाएगा, धान हो जाएगा, फिर मक्का हो जाएगा। उदाहरण याद रखना है कि बताओ खरीफ फसल के उदाहरण में क्या क्या है? तो क्या क्या है? सोयाबीन, कपास, धान, मक्का, ये सब किसके उदाहरण है? तो खरीफ फसल के उदाहरण है। याद रखोगे, जिसको वर्षा के टाइम में लगाएंगे उसको खरीफ फसल बोलेंगे, जिसको वर्षा के टाइम में लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे? खरीफ फसल बोलेंगे। उसके बाद आता है रबी फसल। तो बताओ रबी फसल क्या होता है? तो वह फसल जिसे शीत ऋतु में मतलब ठंडा के टाइम में लगाया जाता है और गर्मी के दिनों में इसे काट लिया जाता है, रबी फसल कहलाता है। मतलब इसको ठंड के टाइम में अक्टूबर में लगाएंगे और जाके मार्च में गर्मी में इसको काट लेंगे तो उसको हम लोग रबी फसल बोलेंगे। जैसे में क्या क्या आ जाएगा? तो गेहूं आ जाएगा, चना आ जाएगा, मटर आ जाएगा, सरसों आ जाएगा, तीसी आ जाएगा। ये सब क्या है? ये सब हमारा जाके यहाँ पे कौन सा फसल है? रबी फसल, जिसको ठंडा के टाइम में, अभी के टाइम में लग रहा है और जाके मार्च के टाइम में जब एग्जाम आएगा हम लोग का, उस टाइम इसको काट लिया जाता है तो उसे हम लोग कौन सा फसल बोलेंगे? रबी फसल। बताओ उसके बाद क्या आएगा हम लोग का? जायद फसल। क्या आएगा? जायद फसल। अब जायद फसल क्या होता है? तो वह फसल जैसे गर्मी के दिनों में लगाया जाता है और वर्षा के टाइम में काट लिया जाता है। गर्मी के दिनों मतलब मार्च के आसपास इसको लगाएंगे और जून में इसको काट लेंगे। ठीक है, इसे कौन सा फसल बोलेंगे? जायद फसल। जैसे में फल सब्जी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, मूंग हो गया, ये सभी क्या है? तो ये सभी जायद फसल है। क्या है? जायद फसल। मतलब अब बताओगे, खरीफ फसल मतलब जिसको वर्षा के टाइम में लगाएंगे, रबी फसल मतलब जिसको ठंडा के टाइम में लगाएंगे, और जायद फसल मतलब जिसको गर्मी के टाइम में लगाएंगे। आगे बात समझ में? जिसको गर्मी के टाइम में लगाएंगे उसे जायद फसल बोलेंगे। उदाहरण सबको याद रखेगा। उसके बाद आता है हार्टिकल्चर। अब ये क्या होता है हार्टिकल्चर? तो फूलों, फलों, सब्जियों को बड़े पैमाने पर उगाना क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर कहलाता है। इसका कहने का मतलब है जब फूल ले लो, फल ले लो, कोई सब्जी ले लो, इसको बहुत ज्यादा पैमाने पे लगाएंगे। फूल की खेती देखे हो ना, जो जब लोग फूल बेचने के लिए जो फूल की खेती करते हैं, गुलाब का फूल लगा दो, पूरा गुलाब का फूल लगल है, बहुत सारा फूल लगल है, तो ये फूल की खेती, फल की सब्जी, ये सब की खेती करना क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर कहलाता है। अगला टॉपिक, पोषक तत्वों के आधार पर फसलों के प्रकार। जैसे कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं? पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए। अब पोषक तत्व कहां से मिलता है? तो फसल से। अब
पोषक तत्व के आधार पर फसलों को बांट के रखे हैं कि वो खाएंगे तो उससे ये मिलेगा, वो खाएंगे तो उससे ये मिलेगा, वो खाएंगे तो उससे वो मिलेगा। ठीक है, तो इसी चीज के आधार पे हम लोग अब यहाँ पे फसलों को 3 भागों में बांट के रखे हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट मिलने वाला फसल, दूसरा प्रोटीन मिलने वाला फसल और तीसरा वसा। वसा मतलब तेल मिलने वाला फसल। कोई दिक्कत इसमें? तो चलो तीनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला फसल। तो बताओ कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा? धान से, गेहूं से। तो क्या क्या यहाँ पे पॉइंट लिखा वो देखने की कोशिश करोगे कि ये मनुष्य का भोजन का प्रमुख अवयव है। जैसे कि हम लोग पेट भरने के लिए कौन सा खाना खाते हैं? चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ये सभी में कार्बोहाइड्रेट है। जिसको हम लोग पेट भरने के लिए खाएंगे उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और इन्हीं को हम लोग अनाज या फिर धान्य की फसल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनाज और धान्य की फसल। जैसे हमारा चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया। पहले के टाइम में लोग क्या बोलते हैं, बाजरा और ज्वार का रोटी खाते थे, घट्टा खाते थे, अभी भी लोग खाते हैं। जैसे मकई का टाइम आएगा तो मकई के टाइम में घट्टा कितने लोग खाए हो? अरे घट्टा और एक क्या दूध से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? मट्ठा। घट्टा और मट्ठा, ये तो मिक्स करके खाने में जो मजा है वो कोई खाना में मजा नहीं है। कितने लोग खाए हो? बस। अरे मकई का घट्टा और मट्ठा मिला के नहीं खाई है? हे भगवान, नहीं अच्छा लगता है? मीठा मीठा लगता है, हाँ अच्छा लगता है। वो सब खाना रोज मिले तो क्या फिर मजे। हाँ तो बताओ कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला फसल कौन कौन सा हो जाएगा? तो जिसको भोजन के रूप में हम लोग खाते, पेट भरने के लिए खाते, इसको अनाज फसल या धान्य की फसल बोलेंगे। जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सभी कार्बोहाइड्रेट देने वाली फसल हो गया। अगला है प्रोटीन देने वाला फसल। प्रोटीन का मतलब जिसको दाल के रूप में हल्का सा लेते हैं, आए बात समझ में? हल्का सा जिसको लेते हैं तो इसे हम लोग दाल की प्राप्ति करते हैं। प्रोटीन कहां से मिलता है? हम लोग को दाल से मिलता है। और इन्हें कौन सा फसल बोलते हैं बाबू मनीष? कौन सा फसल बोलेंगे इसको? तो दलहन फसल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? दलहन फसल। जैसे कि सोयाबीन हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी से हम लोग को प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन। तो जिससे प्रोटीन मिलेगा उसको हम लोग दलहन फसल बोलेंगे। आई बात समझ में? और दलहन फसल में ये सब आ जाएगा हमारा। कोई दिक्कत? सोयाबीन का ये है बाबू पौधा, दिख रहा है? सोयाबीन जो दुकान से खरीदते जिसका ढांचा अलग रहता है वो बनाया जाता है उसको। ठीक है, ये इसके अंदर दाना दाना रहता है छोटा छोटा सोयाबीन का। हाँ उड़द का दाल देखे हो सब? उड़द का दाल जैसा छोटा छोटा रहता है। अगला देखो वसा देने वाला। वसा जिससे भी प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलेंगे तेलीय फसल। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? तेलीय फसल या तेल वाले बीजों का फसल। मतलब वसा किससे मिलता है? जिसमें तेल निकलता है। जिससे क्या निकलता है? तेल निकलता है। जैसे में सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, सूर्यमुखी हो गया, तीसी हो गया, तिल हो गया। तिल कितने लोग खाए हो? तिल यहाँ सबको ही खाया है। अरे तिलकुट खाए हो? तो तिलकुट में कुछ कुछ काला काला हल्का हल्का रहता है, छोटा छोटा दाना। काला नहीं देखोगे तो सफेद सफेद देखोगे, छोटा छोटा, उसी को तिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिल बोलते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जिससे तेल मिलेगा उसको वसा वाला बोल देंगे। आई बात समझ में? चलो अगला टॉपिक है कि चारा फसल क्या होता है? जो गाय वाय खाएगा उसी को चारा बोलेंगे। तो वही लिखा है कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा आदि पालतू पशुओं को खिलाए जाने वाले योग्य सभी चीज क्या कहलाते हैं? चारा फसल कहलाते हैं, या पशु चारा कहलाते हैं, या पशु आहार कहलाते हैं। आई बात समझ में? अच्छा खरी का बोरा देखे हो सब? उसमें क्या लिखा रहता है? पशु आहार। क्या लिखा रहता है? मतलब वो पशुओं के खाने के लिए बना हुआ है। आई बात समझ में? पशु आहार, इसी को बोलते हैं हम लोग चारा फसल। क्या बोलते हैं? मतलब जो जानवरों के खाने योग्य हो। अगला है रेशेदार फसल। क्या होता है बाबू लोग रेशेदार फसल? जिस फसल से हमें रेशे की प्राप्ति हो उसे क्या बोलेंगे? रेशेदार फसल बोलेंगे। ये जूट देख रहा है, जूट का बोरा, जिसको हम लोग सुतरी का बोरा बोलते हैं। ठीक है, ये जूट से बनता है। किससे बनता है? जूट से। और ये फिर ये हमारा कपास हो गया। ठीक है, वैसे फसल जिसे हम लोग के रेशे की प्राप्ति हो उसे रेशे फसल बोलेंगे। अब यहाँ आता है कृषि पद्धति, मेन टॉपिक। आखिर खेती होती कैसे है?
सबसे बड़ा चीज ये है कि खेती होती कैसे है। तो उसके लिए यहाँ पे एक टॉपिक है कि किसानों द्वारा फसल उत्पादन के दौरान किए गए सभी कार्यों को हम लोग क्या बोलेंगे, कृषि पद्धति। अब बताओ, किसान को खेती करना है तो सबसे पहले क्या करेगा, खेत में जुताई करेगा, सिंचाई करेगा, फिर बुआई करेगा, फिर कटाई करेगा, फिर भंडारण करेगा। जो जो काम करेगा उस सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, कृषि पद्धति। क्या बोलेंगे, कृषि पद्धति। तो वही है, किसानों द्वारा फसल उत्पादन के दौरान किए जाने वाले समस्त क्रियाकलापों को क्या कहते हैं, कृषि पद्धति कहते हैं। अब सुनो, अब आखिर किसान करता क्या क्या है, सुन रहे हो ना अनिकेत। तो सबसे पहले किसान क्या करता है बाबू लोग, तो सबसे पहले मिट्टी की तैयारी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुताई करता है। उसके बाद क्या करता है, बुआई करता है। फिर क्या करता है, सिंचाई करता है। फिर क्या करता है, खरपतवार से सुरक्षा। उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना, कटाई करना। उसके बाद भंडारण। मतलब समझने की कोशिश करोगे यहाँ पे ये सब क्या क्या लिखा हुआ है। अब एक किसान गया खेत, तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करेगा, उसमें हल चलाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुताई बोलते हैं। उसके बाद देखेगा उसमें बीज को बो देना चाहिए, बीज को उसमें बो देगा। उसके बाद फिर से जुताई कर देगा ताकि बीज जो है मिट्टी के अंदर दब जाए। उसके बाद क्या करेगा, सिंचाई कर देगा, उसमें पानी जाके हिला देगा। हिलाइए देगा, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, पानी हिलाना है, ठीक है, तो पानी हिला देगा। उसके बाद जैसे वहां पे जो बीज है बड़ा होना स्टार्ट होगा, तो ऐसा नहीं है कि हम वहां पे गेहूं का बीज दिए तो केवल गेहूं होगा, छोटा मोटा घास फूस भी तो हो सकता है, ताकि उस घास फूस को हटाना पड़ेगा। अब वो लोग खाद छींट देंगे तो हट जाएगा, नहीं, खाद जो है वह पौधों को उर्वरकता देता है, पोषकता तो देता है। अगर हम वैसे ही घास को छोड़ दिए खेत में और ऊपर से हम लोग खाद दे दिए, तो जैसे जैसे हमारा धान बड़ा होगा, जैसे जैसे हमारा गेहूं बड़ा होगा, वैसे वैसे वो घास भी बड़ा होगा, तो घास को हटाना पड़ेगा हम लोग को। तो उससे पहले हम लोग वहां खाद वाद छींटने से पहले क्या करते हैं, खरपतवार को हटाते हैं। जो छोटा मोटा घास फूस रहता है उसी को हम लोग खरपतवार बोलते हैं, इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको साइड करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, उसमें खाद उद देते हैं। सब कुछ हो गया, अनाज उनाज अच्छे से हो गया। उसके बाद हम लोग उसको काटते हैं, उसके बाद उसको छांटते वाटते साफ वाफ करते, फिर उसको क्या करते हैं, भंडारण मतलब पैक करके रखते हैं। आई बात समझ में। तो एक किसान इतना सारा पद्धति को अपनाता है और इसी को हम लोग कृषि पद्धति कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो बताओ, सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले जुताई, उसके बाद फिर उसके बाद बहुत बढ़िया। अब आता है यहाँ पे मिट्टी की तैयारी, एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जुताई को जानेंगे। तो जुताई क्या होता है, तो मिट्टी को उलट पलट कर पोला करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जुताई। उलट पलट और प्लेन करना। बताओ, हम लोग हल चलाएंगे तो मिट्टी को नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे होता है कि नहीं होता है। इतना होने के बाद उसको हम लोग चौकी देते हैं ताकि प्लेन हो जाए, यही करते हैं ना। तो चौकी देना मतलब पोला करना। क्या करना, पोला करना। वही लिखा है कि मिट्टी को उलट पलट कर पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है। आखिर इससे करते कैसे हैं हम लोग, कौन से औजार से करते हैं? अब जिसके पास हल है हल से करता है, जिसके पास कुदाल है कुदाल से करता है। अब जिसके पास बाबू लोग कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर, समझ में आया? इसका नाम क्या है, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर से करता है। अब जिसके पास पाटल है, पाटल करता है। पाटल आलू आलू में ये वाला नहीं आता है, घूर्णी सन गोल 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 घूम घूम के एकदम मिट्टी को छोटा छोटा कर देता है, इसको पाटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत इसमें? इजी है ना? चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखो, अब है बुआई। क्या है, बुआई। अब बोना है, तो बोना है मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले कि बीजों को मिट्टी में बोने की प्रक्रिया बुआई या बीजारोपण कहलाता है। अब बीज को बोना है, तो बताओ हम लोग बीज को कैसे बोए हैं, एक एक करके उसको रोपना बोलते हैं, बोना नहीं बोलते हैं। छिट दो, लेकिन ये कौन मशीन लगल है यहाँ पे, ये सब बड़ा बड़ा खेत में होता है। कहीं कहीं देखे होगे, यहाँ खाली जगह, यहाँ पे अनाज डाला जाता है और एक एक दाना करके इधर से निकलते रहता है। इसका नाम क्या है, सीड ड्रिल। क्या नाम है इसका, सीड ड्रिल। उसके बाद है छिटका बुआई, छिट छिट के बुआई करना। क्या करना, छिट छिट के बुआई करना। छिट छिट के बुआई मतलब ऐसे
हाथ से लो, ऐसे से फेंक, हम लोग ऐसे ही ना करते हैं। तो वही लिखा है कि गीली मिट्टी के ऊपर हाथों द्वारा बीजों को बिखेरना छिटका बुआई कहलाता है। जैसे कि हम लोग गेहूं का टाइम आया कि नहीं आया? गेहूं तब लगता है जब मिट्टी हल्का गीला हो। अब जब गीला नहीं रहता तो लोग पानी पटा, उसके बाद उसमें जुताई उताई होगा, उसके बाद उसके ऊपर बुआई होगा। मतलब मिट्टी को हल्का गीला होना जरूरी है, और वहीं पे होता है छिटका बुआई। अब सूखल सूखल में दे दोगे तब वहां पे नहीं चलेगा। आई बात समझ में? ऐसे ही मामला है। अगला है सिंचाई, मतलब समय समय पर फसलों में पानी देते रहना क्या कहलाता है? सिंचाई देते कहलाता है। आखिर देते किससे बाबू लोग? हम लोग स्रोत क्या है? तो कुआं से देते हैं, कुआं सिंचाई होता है ना। उसके बाद जलकूप से देते हैं, उसके बाद किससे देते हैं? तालाब से देते हैं, झील से देते हैं, नदी से देते हैं, बांध से देते हैं, नहर से देते हैं। ये जहां पानी मिल जाए वहां से पानी हम लोग क्या करते हैं? खेतों में दे देते हैं। आई बात समझ में? तो खेतों में बस पानी पटाना सिंचाई कहलाता है। कोई दिक्कत? इजी है ना? अगला है हमारे पास टॉपिक सिंचाई के पारंपरिक तरीके। अब ये क्या है? पारंपरिक मतलब पहले के टाइम में, गैर पारंपरिक मतलब आज के टाइम में। तो पहले के टाइम में लोग सिंचाई कैसे करता था? तो पहले के टाइम में बाबू लोग किससे करता था? तो लोग यहाँ पे मोट हो गया, जिसको घिरनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसा वाला देखे हो कुआं, रस्सी खींचने वाला, इसको घिरनी बोलेंगे। इसको बहुत लोग मोट भी बोलता है। उसके बाद चेन पंप, चेन से चल रहा है, ढाई 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 चल रहा है, इससे पानी निकल रहा है। क्या इसको चेन पंप बोलेंगे? क्या बोलेंगे? चेन पंप। ये वाला देखे हो क्या? नहीं सर, नहीं देखे हो। इतना सारा यहाँ बाल्टी लगल है। ये यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ये प्लेन जगह दिख रहा है। यहाँ पे जानवर गोल गोल घुमाया जाता है, ठीक है, ताकि जब जानवर गोल गोल घूमेगा तो ये वाला भी गोल गोल घूमेगा। जब ये वाला गोल घूमेगा तो पानी निकलते जाएगा और पानी खेत में जेते जाएगा। बढ़िया है ना? ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ढेकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ढेकली। लाठा कुंडी देखे हो? लाठा कुंडी को लोग क्या बोलता है? रहट बोलता है। क्या बोलता है? क्या बोलता है? रहट। तो ध्यान रखोगे कि किसका नाम क्या है? हो जाएगा ना? तो क्या क्या किसका नाम है बाबू लोग? तो सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं? घिरनी, चेन पंप, इसको ढेकली और इसको रहट। कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। ये था पारंपरिक तरीका। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक तरीका। तो आधुनिक तरीका दो है हमारे पास। कितना है? दो। एक है छिड़काव तंत्र और एक है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र का और ड्रिप तंत्र का मतलब क्या है? अच्छा, हम लोग कौन सा तंत्र करते हैं बाबू लोग? ये सफेद कलर वाला जो एक आता है, जो पाइप रहता है, उसको क्या कहते हैं? खेत में बिछा देते, पानी पट रहा है, वो कोई तंत्र वंत्र नहीं है, वो पानी बर्बादी है केवल। गौर करो, एक छोटा सा खेत में कितना पानी वेस्ट कर देते हैं हम लोग। उसमें जा रहा है, जेते आधा घंटा 2 घंटा से पानी पट रहा है। अगर वैसे पानी हम लोग ठीक से 2 सेकंड रहे तो पूरा भीग जाते हैं, नहा लेते हैं। 10 सेकंड तक हम लोग उसमें अच्छे से नहा वहा निकल जाएंगे। वैसे जगह पे मान लो 1 घंटा 2 घंटा से पानी चल रहा है, कितना पानी बर्बाद होता है उसमें। तो वो कोई तरीका नहीं है। क्या करें हम लोग, गरीब लोग, वही ऑप्शन है हम लोग के पास, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो आधुनिक टाइम में 2 तरीके से होता है। सबसे पहले क्या कि अगर जहां तहां बीज लगल है, जहां तहां फसल लगल है, तो उसके लिए छिड़काव तंत्र। एक बार स्विच ऑन करो दिन में, सुबह सुबह कम से कम ठीक से ठीक कितना देर? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, साई जब फुहारा निकलेगा, सब कुछ भीग गया, स्विच ऑफ कर दो। आई बात समझ में? फिर 2 दिन के बाद स्विच ऑन करो इसका, कितना पानी वेस्ट होगा इससे? कुछ नहीं। आई बात समझ में? हल्का हल्का छिटाया, बस हल्का हल्का मिट्टी को गीला करना है, हो गया। अगर ये नहीं करना है, अगर तुमको क्या करना है, अगर मिर्च देखे हो ना, हम लोग क्या करते हैं? लोटा से देते हैं पानी। मिर्च में ऐसे ही ना करते हैं, लाइन से लगा दिया ऐसे ऐसे करके, एक मिर्च यहाँ, एक मिर्च यहाँ, एक मिर्च यहाँ, एक मिर्च यहाँ, लाइन से लगाए। अब एक बाल्टी ले गए पानी, लोटा से इसको देना स्टार्ट किए। ठीक है, 3 दिन दिए, उसके बाद बात खत्म। लेकिन वैसे फसल जिनको हमेशा पानी देते रहना है, उसके लिए क्या कर दिया है? एक पाइप में बिछा दिया है और पाइप में यहाँ छेद कर दिया है और यही मिर्च लगा दिया है। यहाँ छेद कर दिया, यही मिर्च लगा दिया। अरे जो हम लोग मिर्च लगाते होते हैं वो केवल खाने के लिए, बेचने लायक नहीं है। बेचने वाला जो है वो हमेशा पानी देते रहता है, उसको हमेशा खाद देते रहता है, जैसा बेचने वाला काम कर रहा है। आधुनिक है ना? तो देखो, अब यहाँ पे एक पाइप में छेद कर दिया, यहाँ लगा दिया। अब जब पानी चाहिए तो स्विच ऑन कर दो, 2 बूंद 4 बूंद 5 बूंद यहाँ पे पानी गिर गया, इसका काम हो गया। यहाँ भी गिर गया, सब जगह गिर गया, स्विच ऑफ कर दो, बात खत्म। फिर 2 दिन बाद या 1 दिन बाद फिर से करो, हल्का हल्का जहाँ देना है वहीं देना है, बस थोड़ा सा देना है।
ये काम का चीज़ है, कम पानी खर्चा होगा इस सब में। इसी को बोलते हैं छिड़काव तंत्र और इसको बोलते हैं ड्रिप तंत्र। कोई दिक्कत? हाँ, बहुत बढ़िया। अब वही सब के बारे में हम लोग के यहाँ पे लिखा हुआ है। छिड़काव तंत्र क्या है? तो छिड़काव तंत्र बाबू लोग हमारा ये है। क्या क्या लिखा हुआ है इसमें देख लो। सबसे पहले छिड़काव तंत्र में क्या लिखा है कि इस विधि का उपयोग असमतल भूमि में किया जाता है। जहां धरती प्लेन नहीं है वहां ऐसा फुहारा मार दे, कहानी खत्म। ऐसे ना होता है। जहां धरती प्लेन नहीं है, धरती ऊपर खाबर है, अब पानी देना है तो डिलीवरी उठाए और चलो हो गया, वहां तक पहुंच गया पानी, ठीक है। और इसमें जल का कम खर्चा होता है। देखो फुहाड़ा मार रहा है ना, सब जगह कम खर्चा हो रहा है। अब हम यहीं पे पाइप बिछा देंगे और पानी पट रहा है, डुबाना है इसको पूरा। ये डुबाना का है, सब फालतू चीज, ठीक है। उसके बाद इसमें पाइपों के माध्यम से जल को विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बलुई मिट्टी में, जहां पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, वहां हल्का पानी दो फिर बंद कर दो, फिर हल्का पानी दो फिर बंद कर दो। अब ज्यादा पानी दे दोगे तो सब सोख लेगा, इसलिए कामे भर पानी दो, ज्यादा पानी मत दो, इसलिए यहां पे इसका उपयोग किया जाता है। वैसे ही हमारा पड़ता है कौन सा? ड्रिप तंत्र। क्या पड़ता है? ड्रिप तंत्र। अब ये ड्रिप तंत्र कैसे होता है बाबू लोग? देखो ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल को बूंद बूंद करके पौधा तक पहुंचाया जाता है। मिल रहा है ना यहाँ पे पानी बूंद बूंद करके, ठीक है। और इसमें जल की कम खपत होती है और इसका उपयोग हमेशा फलदार पौधों, बगीचों या पेड़ों में किया जाता है। जहाँ फल लगाना हो, जिस चीज़ में फल उगे उसी को, मतलब ध्यान से समझ जाओ क्या कहना चाह रहे हैं। तो यही सब चीज़ था। अब आता है खरपतवार से सुरक्षा। मतलब खरपतवार मतलब उल्टा पलटा जो घास वास हो गया है उसको जमीन से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले खरपतवार किसे कहते हैं ये तो पता होना चाहिए। तो किसे कहेंगे बाबू लोग खरपतवार? बताओ कि फसलों के साथ साथ कुछ अनावश्यक पौधे उग आते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं। हम लगाए धान लेकिन उग गया साथ में ये वाला घास, देखे हो सब कोई? ये वाला घास उग गया तो हम इसको तो नहीं लगाए, हम इसको चाहते भी नहीं है, ये मेरे लिए अनावश्यक है, तो इसी को हम लोग खरपतवार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसके बाद दूसरे नंबर पे ये वाला घास जिसको बघुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? मोथा। क्या नाम है इसका? उसके बाद आता है हिरन दुबी। ये वाला घास देखे हो? इसका नाम क्या है? हिरन दुबी। घर में तोड़ के ले जाके बोलोगे इसका नाम हिरन दुबी है, ठीक है। इसका नाम क्या है? ओ सॉरी, हिरन दुबी बोले, हिरन खुरी। क्या नाम है इसका? हिरन खुरी। और ये तो सबको देखा होगा, दूब वाला घास देखे हो ना, इसको दूब घास बोलते हैं, इसको हिरन खुरी बोलते हैं, इसको बघुआ, इसको मोथा। धान उनमें यही सब आ जाता है ना, ठीक है। तो मतलब फसलों के साथ साथ कुछ अनावश्यक पौधे भी उगाते हैं जिसको हम लोग खरपतवार बोलते हैं, और इसी को हटाना खरपतवार से सुरक्षा कहलाता है। आई बात समझ में? अगला टॉपिक है निराई। क्या है? निराई। अब निराई क्या है बाबू लोग? देखो क्या कर रही है आदमी। आदमी है, लड़का की लड़की है? लड़का है ना, बीच वाला। देखो अब ये निराई क्या होता है? तो खरपतवारों को हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निराई। अब एक एक करके सब कुछ निकाह के फेंक रखे से, इसी को निराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निराई, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? खरपतवार नाशी। आजकल लोग क्या करता है कि एक छिड़क देता है दवा ताकि खेत में घास वहीं पे जल के स्वाहा हो जाए। आई बात समझ में? उसको निकालना नहीं पड़े, उसी को बोलते हैं खरपतवार नाशी। जैसे कि ये सब दवा उसमें छिड़क जाता है, मतलब कि जिन रसायनों का उपयोग से खरपतवार को हटाया जाता है उसे खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D एक दवा का नाम है। जैसे क्या नाम है इसका? ब्यूटोक्लोर एक दवा का नाम है। आगे भी कुछ लिखा हुआ था, शायद मिट गया। आई बात समझ में? तो ये सब दवा का नाम है, यहाँ पे केमिकल है ये सब। अगला टॉपिक क्या है हमारा? लगातार फसलों में उगने से, लगातार फसलों को उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए खेतों में खाद एवं उर्वरक दिया जाता है। डीएपी का नाम सुने हो? यूरिया का नाम सुने हो? पोटास का नाम सुने हो? ये सब हम लोग खेत में देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि लगातार फसल उपजा के उसका पोषक तत्व खत्म कर दे रहे मिट्टी का, तो उसमें पोषक तत्व लाने के लिए हम लोग डीएपी देते हैं, यूरिया देते हैं, पोटास देते हैं, कभी कुछ देते हैं, कभी कुछ देते हैं, देते रहते हैं ताकि उसका पोषक तत्व बना रहे और फसल अच्छा से उगते रहे, इसलिए हम लोग देते हैं। आए बात समझ में? अब हम लोग को पढ़ना है खाद एवं उर्वरक के बारे में। तो सबसे पहले खाद की बात करते हैं। कौन वाला खाद? डीएपी की यूरिया? कुछ नहीं,
इन सबको उर्वरक बोल देंगे। जो दुकान से खरीद रहे हैं उसको उर्वरक बोलेंगे, और जो गोबर से बन रहा है, जो क्या हो गया, पत्ता वत्ता, ठीक है, और वो चीज से, हाँ, सड़ गड़ के बन रहा है, उसको खाद बोलेंगे। खाद के बारे में क्या क्या पॉइंट है बाबू लोग? तो खाद क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ। और इसका निर्माण कहाँ होता है? तो पौधों एवं जंतुओं के अपशिष्ट से होता है। गोबर पौधों का अपशिष्ट मतलब उसका टूट गया, जो टहनी वहनी वही सड़ बढ़ गया, ठीक है, तो पौधों एवं जंतुओं के अपशिष्ट से होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है बाबू लोग? खेतों में होता है। कहाँ होता है? खेतों में। इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा। लेकिन इसमें पोषक तत्व कम रहता है। पोषक तत्व इसमें क्या रहता है? कम रहता है, और इसका भंडार करना बड़ा मुश्किल है। अब गोबर को कितना दिन तक हम लोग रख सकते हैं? आई बात समझ में? गोबर को जमा करके कितना दिन तक रखेंगे? तो भंडार करना मुश्किल है। और एक चीज, भले भंडार करना मुश्किल है, भले पोषक तत्व इसमें कम है, लेकिन इससे मिट्टी सुधरता है, उसका रंग रूप जो है वह सुधरता है। इसलिए यहाँ पे इसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इसका प्रभाव थोड़ा लेट से पड़ता है, ऐसा नहीं फटाक से छीट दे, फटाक से इसका प्रभाव पड़ जाएगा, नहीं, लेट से इसका प्रभाव होता है, ठीक है। जैसे में गोबर हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, आई बात समझ में? यही सब इसका खाद का उदाहरण है। अगला है उर्वरक। क्या है? उर्वरक उसी का उल्टा, वो कार्बनिक था तो ये क्या है? अकार्बनिक। वो जीवों द्वारा बनता था तो ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनता है। उसका निर्माण घर में होता था, खेत में होता था, और इसका कहाँ हो रहा है? फैक्ट्री में हो रहा है। उसमें ह्यूमस ज्यादा था तो इसमें ह्यूमस कम है। उसमें पोषक तत्व तो कम था तो इसमें पोषक तत्व तो ज्यादा है। उसका भंडारण कठिन था, इसका भंडारण क्या है? आसान है। उससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता था, इससे और खराब होता है। इसलिए जितना ज्यादा डीएपी, जितना ज्यादा यूरिया का प्रयोग करोगे, मिट्टी उतना ही खराब होगा। तुम्हारा फसल ज्यादा उपजे ये अलग बात है, लेकिन मिट्टी खराब होते जा रहा है, ठीक है। यही सब मामला है। और क्या इसमें? और ये थोड़ा जल्दी प्रभाव डालता है, वो लेट से डालते हैं, जल्दी डालता है। मतलब बस यही दोनों में अंतर है, एक दूसरे का उल्टा है। जैसे कि यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, ये सब इसका उदाहरण है। आई बात समझ में? यही सब इसका अंतर है। अब लास्ट पढ़ता हम लोग का कटाई, उसके बाद पढ़ेंगे भंडारण। तो बताओ सबसे पहले बाबू रिशु तुम बताएगा कि कटाई किसको बोलेंगे बाबू? तो कटाई क्या कि फसल पक जाने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? कटाई। फसल अगर पक गया उसको काटो, उसको काटने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? कटाई। काटा कैसे जाता है? हंसुआ से। कैसे काटा जाता है? हंसुआ से। बहुत बढ़िया। अब एक चीज है यहाँ पे, केवल हंसुआ से ही नहीं काटा जाता है, बहुत सारा चीज है। थ्रेसिंग मशीन का नाम सुने हो? जिसको दौनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दौनी। मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे क्या कहना है मेरा। ये वाला मशीन दिख रहा है सबको? इधर गेहूं डालो, उधर सब उड़ा देगा, और यहाँ गेहूं का अनाज निकल जाएगा, था ना? भूसा इधर उड़ जाता है। फिर जो इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं? अरे थ्रेसर। हाँ, ठीक है। तो वही है कि काटी गई फसलों से बीजों और भूसों को अलग करना। भूसा तो उड़ के अलग हो जा रहा है, बीज यहाँ पे जमा हो जा रहा है, इसी को हम लोग थ्रेसिंग या फिर दौनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ। और इस कार्य के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? थ्रेसर। क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक है कंबाइंड हार्वेस्टर। देखने की कोशिश करोगे, इसको फिल्म में सब कोई देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा। एक चलता हुआ ट्रैक्टर है, अनाज को काटते जा रहा है, काटते जा रहा है। आजकल नहीं देखो धान वाला जो मशीन है ट्रैक्टर, वो अनाज को काट काट के साइड में फेंक देता है, यही ना करता है। लेकिन मान लो उसमें थ्रेसर सेट कर देता, अनाज कट रहा है और सारा जितना भी फसल था सब उसमें घुस रहा है, और दाना अलग हो रहा है, भूसा अलग हो रहा है, सब एक के मशीन में हो रहा है। और वही ये इसका काम है। इधर से अनाज को काटते जाता है, इधर से क्या बोलते हैं, गेहूं नीचे गिराते जाता है, और भूसा पीछे उड़ाते जाता है। कट रहा है, भूसा अलग हो रहा है, गेहूं अलग हो रहा है। खेत में सब अपना बोरा उठा और घर निकलो, ठीक है। और जितना भूसा उसा है सब खेत में ही छोड़ दो, और जाके माचिस मार दो, जल जाएगा, पानी बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा? वही वहां पे खाद का काम करेगा।
ऐसे वो लोग काम करता है। आई बात समझ में? जैसे बड़े बड़े खेतों में होता है, हम लोग का छोटा छोटा खेत में ही ट्रैक्टर वो नहीं हटेगा, इतना लंबा चौड़ा रहता है ये, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि फसलों के कटाई के साथ साथ उनके बीजों और भूसों को अलग करना क्या कहलाता है? तो कंबाइंड हार्वेस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? कंबाइंड हार्वेस्टर। उसके बाद आता है हम लोग का ओसाई, ये वाला काम देखे हो सब? हाँ, अनाज का छोटा छोटा छिलका होता है धान वाला में, उसको उड़ा उड़ा के हम लोग करते ही नहीं करते अलग, ठीक है, ताकि उसका जो जिसमें धान नहीं है वो जो उड़ के अलग हो जाए, उसी को ओसाई बोलते हैं। कि अनाज के छिलकों को दानों से अलग करना ओसाई कहलाता है। क्या कहलाता है? ओसाई। उसके बाद आता है भंडारण, मतलब अनाज को भविष्य में बचा के रखने के लिए बोरा में पैक करके रखो, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? भंडारण। पता है ना सबको भंडारण? करे धान का टाइम है, धान को अलग अलग हो गया सब कुछ, उसको बोरा में पैक करेंगे, सीव के रख देंगे, इसी को तो भंडारण बोलते हैं। लेकिन भंडारण करने से पहले उसको अनाज को हल्का सा सुखाया जाता है। अब अनाज है तो उसमें पानी का अंश रहेगा, अगर वैसे उसको हम लोग पैक करके रख देंगे तो उसमें कीड़ा लग जाएगा। आई बात समझ में? जिसको हम लोग कीरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, कीरी लग जाएगा, खराब हो जाएगा फिर वो। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? अनाज को कम से कम 16 से लेके 18% तक इसमें नमी रहता है। अनाज में कितना पानी रहता है? 16 से लेके 18% तक इसमें पानी रहता है। इसको गर्म करके मतलब धूप में फैला के सुखा देंगे, ताकि इसका पानी कितना रह जाए? मात्र 14% रह जाए। अब ये रखने योग्य है। आई बात समझ में? अब सुनो आप लोग, ध्यान दोगे, कोई भी अनाज में उसमें नमी कितना प्रतिशत रहता है? तो 16 से लेकर 18 तक। लेकिन उसको पैक करने से पहले उसके नमी को कितना करना पड़ता है? 14%। मतलब 2 से 4% पानी हम लोग को उड़ाना पड़ेगा सुखा के। जैसे छत पे हम लोग क्या करते हैं? गेहूं को पैक करने से पहले हल्का सा सुखा लेते हैं। आई बात समझ में? यही मामला है और कोई मामला नहीं है। उसके बाद बीजों का भंडारण। देखो ये मशीन दिख रहा है सबको? ये वाला तो सबको दिख रहा होगा, बोरा में पैक करो रख दो। ये वाला मशीन दिख रहा है? इसमें अनाज खराब नहीं हो जाए, लंबा टाइम तक रखना इसको, 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल, तो उसके लिए इसमें रखा जाता है। और इसका नाम क्या है? साइल। क्या नाम है इसका? साइल। वही बोल रहा है कि बीजों को बड़े पैमाने में भंडार करने के लिए हम लोग साइल और भंडार गृह का प्रयोग करते हैं। वही सब ये सब चीज हमारा है। उसके बाद आता है पशुपालन। पशुपालन कितने लोग जानते हो? पशुपालन कितने लोग जानते हो? बाबू लोग हल्ला नहीं। पशुपालन मतलब पशुओं को पालना। क्यों पालेंगे? जब तक उससे हम लोग को इनकम नहीं होगा तब तक पशुओं को क्यों पालेंगे? अच्छा बताओ, हम लोग गाय को पालते हैं कि नहीं पालते हैं? किस लिए पालते हैं? दूध के लिए। अब जब दूध ही नहीं देगा तो हम लोग क्यों पालेंगे फिर उसको? सब तो यही काम करता है। तो वही आर्थिक फायदा के लिए पशुओं को पालना क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। पता है एक चीज, लोग मछली का भी पालन करते हैं उसके मांस के लिए। हाँ, उसके मांस के लिए। लेकिन एक और चीज के लिए भी किया जाता है मछली का पालन। हाँ, उसके अंडा के लिए। नहीं, वो तो अलग कहानी था। उसके अंडा के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि सुनोगे, क्रॉड मछली, एक मछली का नाम है कॉड मछली। क्या नाम है उसका? कॉड मछली। कॉड मछली के लीवर से तेल मिलता है जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक कॉड नाम करके मछली है, उसका जो लीवर है ना, उसमें तेल निकलता है। उस तेल में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन डी रहता है। बताओ विटामिन डी कहां से प्राप्त होता है? सूर्य के उपस्थिति में हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है। ये मत बोलना सूर्य से मिलता है। तो सूर्य से कैसे मिलेगा? सूर्य को खा रहे हैं क्या हम लोग? नहीं खा रहे। हमारा शरीर निर्माण करता है विटामिन डी का सूर्य के उपस्थिति में। और कॉड नामक मछली में ये विटामिन पहले से रहता है, इसलिए इसका तेल निकालते हैं और लोग इसको बेचते हैं। आई बात समझ में? जिन लोगों को हड्डी का शिकायत रहता है उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कॉड मछली। ठीक है, ये दिख रहा है ना तेल इसका? हाँ। चैप्टर हो जाता है खत्म। चैप्टर थोड़ा लंबा था। चैप्टर क्या था? लंबा, लेकिन काम का चीज था। इसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ के खत्म कर दिए।